हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट क्लासेस। तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज फ्रंट पेज पर दो आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक आर्टिकल में तो हमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जानने हैं आज तक टिल 2022-23 तक, और एक आर्टिकल में हमें यूएनएससी के बारे में जानना है। अब इन दोनों आर्टिकल का पहले इशू समझ लेते हैं। तो पहले फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर। तो अभी जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, और वो चाहते हैं कि वो जो इंडिया के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे सीरियस सिलसिले पे बात करें। वो विचार करना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में वो पीस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ हमेशा पीस हो, बट जो कश्मीर के अंदर अभी हो रहा है वो रुकना चाहिए। वी हैव हैड 3 वॉर्स विद इंडिया, 3 वॉर इंडिया के साथ अभी पाकिस्तान के हुए हैं। एक तो कारगिल हुआ था और एक 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, बांग्लादेश की फ्रीडम हुई थी। एंड दे हैव ओनली ब्राउट मोर मिशरी पॉवर्टी सेज शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा है कि जो 3 वार हुए हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान के, बिकॉज़ जो पाकिस्तान है वो हमारी नेबरिंग कंट्री देखने को मिल जाएगी, और पार्टीशन से ही जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिली है, मिजरी देखने को मिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पाकिस्तान पीएम ने ऐसी बात कही है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने सीरियस एंड सिंसियरली टॉक्स करने को कहा है पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से ऑन बर्निंग पॉइंट्स जो कश्मीर पर चलता है हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने ले रखा है पीओके, और जो कश्मीर में 370 आर्टिकल 2019 में दिमाग कर दिया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको स्टेट से यूटीज़ बना दिया था। उस चीज़ पर क्या करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के पीएम हैं, वो बात करना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से। अब ये आर्टिकल में हमने इशू तो जान लिया, अब इनकी बात होंगी उसके बाद ये आर्टिकल पूरा डिटेल में आएगा, फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस आर्टिकल से हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना क्वेश्चंस निकालना है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से, वो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। क्योंकि हमेशा से डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये रिलेशन इनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनके कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। इंडिया शेयर करता है विद एनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब जितनी भी ज़्यादा जो इंडिया की कंट्रीज़ है, जैसे नेपाल हो गया, चाइना हो गया, और जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उन सब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है पाकिस्तान के साथ इंडिया के। इन स्पाइट ऑफ मैनी कंटिन्यूस इशूज़, बहुत सारे जो कंटिन्यूस इशूज़ हैं, इंडिया और पाकिस्तान के पास क्या है, मेजर स्टेप्स है रिड्यूसिंग द ट्रस्ट डिफिसिट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। मतलब जितने भी ट्रस्ट किए हैं इंडिया ने पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने इंडिया पे, वो सब ट्रस्ट डिफिसिट देखने को मिले हैं। इंडिया चाहता है पीसफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन पाकिस्तान के साथ, जो एक इन्वायरमेंट बना सके फ्री फ्रॉम द वायलेंस एंड टेरर। दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं लिंग्विस्टिक, कल्चर, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक लिंक्स, बट ड्यू टू पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में आए हैं वो फरवरी 2021 में इंडिया ने और पाकिस्तान ने इशू किया था एक जॉइंट स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। अनाउंस किया था उन्होंने कि वो ऑब्जर्व करेंगे 2003 के सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ इन कंट्रोल एलओसी। कंट्रीज हैव एग्रीड टू एन स्टिक ऑब्जर्वर्स ऑफ एन ऑल एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग ए सीज फायरिंग अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल and all other seasonal sectors with effect from midnight of February 24-25 2021 में जो भी 2003 के सीज फायर थे उसको लेकर पाकिस्तान डिस्कस करेगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ अचीविंग म्यूचुअली बेनिफिशियली एंड सस्टेनेबल पीस अलोंग द बॉर्डर्स, दोनों डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एग्रीड करेंगे कि वो एड्रेस करें दोनों को एक साथ, और कोर इशूज़ पर बात करें और कंसर्न्स पर बात करें जो प्रोपेशनेटली डिस्टर्ब करते हैं पीस और वायलेंस उनसे ही होता है। लेटेस्ट बायलैटरल ब्रीफ में देखें दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के, तो फरवरी 2020 में इंडिया ने स्टैंड किया था एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें वो चाहता था कि नॉर्मल रिलेशन हो जाए पाकिस्तान के साथ और एक फ्री टेरर का और वायलेंस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके।
लेकिन 2019 के अंदर आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रैप्ड कर दिया गया, जो एक स्पेशल स्टेटस दिया जिसने जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस में ज़्यादा ब्लो नहीं देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के। जो फॉलोड हुआ पाकिस्तान एक्सप्लेनिंग द इंडियन हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद एंड सस्पेंशन ऑफ एयर एंड लैंड लिंक्स, ट्रेड और रेलवे सर्विसेज, नो फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिला बायलैटरल टाइज में इन 2020 में ड्यू टू द मिसट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज स्पेशली ऑन द कश्मीर इशू। अगर एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में, तो इंडिया इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ दोनों कंट्रीज़ का जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के उस टाइम पे क्या थे, बिल्कुल सौर रिलेशंस थे, बिल्कुल खट्टे रिलेशंस थे। डिस्कस्ड बिलो इन अ ब्रीफ लाइफ टाइमलाइन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। कंपोजिट डायलॉग्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के 2004 से 2008 के बीच में। सबने आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पर बात करी हैं और कंप्लीट कराया अपना 4 राउंड्स एंड 5th राउंड इन प्रोग्रेस में है। व्हेन इट वाज पॉज्ड इन अ वेक ऑफ मुंबई टेररिस्ट अटैक जो हुआ था नवंबर 2008 में। जब से ही जो इनका 4th राउंड और 5th राउंड है वो अभी तक नहीं हुआ है। फिर अगेन अप्रैल 2010 में जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी पीएम जो थे यूसुफ रजा गिलानी, ऑन एमरजेंस ऑफ एन सार्क का समिट पर उन्होंने बात करी, स्पोक अबाउट द विलिंगनेस टू रिजोल्व द इश्यूज एंड रिज्यूम द बायलैटरल डायलॉग। फिर 2011 में एक मीटिंग के दौरान फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज़ बायलैटरल टाइज को फिर रिज्यूम किया गया ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग जैसे काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज एट कॉमर्स, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट एट वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी लेवल, सेचिन और डिफेंस के सेक्रेटरी लेवल पर बात करी सार्क में, और पीस एंड सिक्योरिटी बात करी इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर बात करी, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंज एट लेवल ऑफ इन फॉरेन सेक्रेटरीट पे भी बात करी। अब इस आर्टिकल में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लिया अपने मेन से के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसके राइट साइड में दिया गया है। इसमें जो यूएनएससी की सैंक्शन कमेटी है उसने लश्कर ताइबान के जो मक्की हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि चाइना है उसने क्या कर दिया था, इनको होल्ड रखा था, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहा था। तो यूएनएससी के सैंक्शन कमेटी है उसने जो लश्कर तैयबा है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो आईएसआईएल अलकायदा सैंक्शन कमेटी जो यूएनएससी की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसने अब्दुल रहमान मक्की एक फंडरेजर्स एंड की प्लानर जो है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तैयबा के, उनके अंदर सैंक्शंस लगा दिए उनके ऊपर। मूव लिया गया है पॉसिबल आफ्टर चाइना विदड्रॉ द टेक्निकल होल्ड। चाइना ने क्या कर दिया था, कह दिया था कि हम इनको अभी होल्ड रखेंगे, अभी इनके ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे। दैट इट हैज इम्पोज लास्ट जून व्हेन द यूएस एंड इंडिया देन एन नॉन परमानेंट मेंबर थे, नॉन परमानेंट मेंबर है यूएस इंडिया यूएनएससी की, ट्राइड अनसक्सेसफुल टू एंड गेट मक्की ऑन द ग्लोबल टेरर ब्लैक लिस्ट। अब इशू तो हमने जान लिया कि यूएनएससी के सैंक्शंस कमेटी ने इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल लिया है। अब हमें एक चीज़ देखनी है इस आर्टिकल में, वो है यूएनएससी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वन ऑफ दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये चार्ज करता है कि इंश्योर करें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में, और रिकमेंड करे जो एडमिशन होते हैं न्यू मेंबर्स ऑफ द यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली। अप्रूव करता है चेंजेस यूएन चार्टर में। पावर्स इसके अंदर आती हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, एनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस की, ऑथोराइज मिलिट्री एक्शंस की। यूएनएससी एक ओनली यूएन बॉडी है जो ऑथोरेटिव है कि वो इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन करे मेंबर स्टेट पर। यूएन एज ए होल देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल क्रिएट हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, एड्रेस करने के लिए जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। इसने हेल्ड करा अपना फर्स्ट सेशन 17 जनवरी 1946 में, बट ये पैरालाइज सा देखने को मिला ड्यू टू द कोल्ड वार्स बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियंस। नॉवर्थलेस इसने ऑथराइज करा मिलिट्री इंटरवेंशन कोरियन वॉर में, कॉन्गो क्राइसिस में। पीस कीपिंग मिशन भी चलाया इसने साइप्रस में, वेस्ट न्यू गिनी में और सिनाई पेनिसुला में। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें आपको 15 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस भी इसका क्या है परमानेंट मेंबर है। ये सारी की सारी ग्रेट पावर्स हैं और ये विक्टर्स हैं वर्ल्ड वार सेकंड के। परमानेंट मेंबर की बात करें तो इनके पास एक वीटो पावर होती है और एक एनी सब्सटेंसिव सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस भी इनके पास होता है। मतलब कोई भी अगर इनमें से एक वोट कर दे, किसी अगर रिजोल्यूशन लाएगा, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कोई रिजोल्यूशन लाएगा नॉन परमानेंट मेंबर के द्वारा, और
15 में से 14 मेंबर ने क्या करा, उस रिजोल्यूशन को यस कह दिया, लेकिन एक भी परमानेंट मेंबर ने उसको अगर नो कह दिया तो रिजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसे बोलते हैं वीटो पावर। इंक्लूडिंग दोज ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर स्टेट्स टू द यूनाइटेड नेशन और नॉमिनीज फॉर द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल। सेक्रेटरी जनरल्स के और यूनाइटेड नेशंस में जो भी नए एडमिशन होते हैं मेंबर के, उनको भी यही करवाता है। वीटो राइट डज नॉट कैरी ओवर इनटू जनरल असेंबली। तो वीटो राइट कहाँ तक नहीं चलता, जनरल असेंबली तक नहीं चलता, और एमरजेंसी इशू स्पेशल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली में नहीं चलता। अदर दैन 10 मेंबर्स की बात करें जो इलेक्ट होते हैं रीजनल बेसिस पे टर्म ऑफ 2 ईयर्स के लिए, बॉडी प्रेसिडेंसीज की रोटेट करती जाती है मंथली अमंग इस मेंबर। रिजोल्यूशन जो हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का टिपिकली एनफोर्स हुआ यूएन की पीस कीपर्स के द्वारा, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई और उससे मेंबर स्टेट्स को प्रोवाइड की गई। फिर फंड दिया गया इंडिपेंडेंटली ऑफ एन मैन यूएन बजट से एज ऑफ नवंबर 2021। अब हमने किसके बारे में भी जान लिया, यूएनएससी के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आज एक ही एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये अगर एडिटोरियल अगर हम देखें 6 पेज पर, तो एक में तो साउथ एशिया की बात करिए, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, और एक में बात करिए जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है लश्कर तैयबा को लेकर बात करिए कि यूएनएससी ने इस पर सेंक्शन लगा दिए हैं। और एक आर्टिकल एक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें बात करिए कि किस तरीके जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम देखने को मिला है 2022 के अंदर। और वो कम भी क्यों देखने को मिला है, क्योंकि वेजिटेबल्स के जो प्राइजेस हैं वो सबसे ज़्यादा कूल देखने को मिले हैं इन्फ्लेशन में। तो मोर ब्रॉड बेस्ड सस्टेन देखने को मिला है इंडिया की तरफ से बात करें तो। लास्ट मंथ 2022 की बात करें तो एक ईयर डाउन इन्फ्लेशन का कम देखने को मिला है। हेडलाइंस ऑन द सीमिंगली एमिटेबल नोट्स। एवरेज प्राइस राइज जो हुए हैं कंज्यूमर्स के द्वारा दिसंबर में वो लोवेस्ट देखने को मिले हैं नवंबर 2021 से अगर बात करें दिसंबर 2022 की। तो 5.7% डाटा रिलीज़ करता है कि मंडे में जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 22 मंथ में कम देखने को मिला है 4.95% से, फ्रॉम 5.88% इन नवंबर। तो जो इन्फ्लेशन है उसको दो बॉडीज़ से कवर किया जाता है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब जो कंज्यूमर सामान खरीदता है उसके बिहाफ पे, और जो होलसेल में सामान खरीदा जाता है उसके बिहाफ पे। तो इतना कम इन्फ्लेशन देखने को मिला है किसकी तरफ से, ये डाटा है आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरफ से। अब ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया कि इस आर्टिकल में सिर्फ ये दिया गया है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन कम देखने को मिला है। इन्फ्लेशन कम क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स के प्राइस हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट एडिटोरियल जो ओपिनियन में दिया गया है वो एडिटोरियल भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से जो जीएसटी का है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट तो सरकार करती है, लेकिन ज़्यादा पावर भी यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है जीएसटी को लेकर, मोर टैक्स पावर देन द स्टेट। लेकिन स्टेट्स के पास जो है एक्सपेंडिचर्स को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि उसको सारे काम कराने होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट तो सारे काम नहीं कराती स्टेट में, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए जीएसटी को लेकर। तो ये राइज करता है वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस बिटवीन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी को लेकर। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फाइनेंस कमीशंस की वो करेक्ट करते हैं, बट ये टास्क रिमेन अनकम्प्लीट रहता है। ये लुक करता है इश्यूज़ पर ऑन द कंटेस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कुछ डाटा देखें तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंटली ले भी करते हैं जीएसटी ऑन द कमोडिटीज़ विद 50%। एज सेंट्रल जीएसटी लगाया जाता है, एज स्टेट जीएसटी लगाया जाता है। देयर इज इन इंटीग्रेट जीएसटी आईजीएसटी भी लगाया जाता है ऑन द इंटर स्टेट ट्रेड पर। इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ट्रेड होता है। सो दैट 50% जो जाता है वो फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट्स पर जाता है। और जीएसटी एक हार्मोनियस टैक्स है उन कम्युनिटीज़ अक्रॉस दी कंट्रीज। इंडिविजुअल स्टेट के पास लिटिल पावर इसको लेकर देखने को मिल जाएगी, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है इस जीएसटी को लेकर, इस आर्टिकल में ये बताया है। और ये लिटिल पावर्स की वजह से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर पा रहे हैं, पैसा सही से नहीं लगा पा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल यूनियन गवर्नमेंट को एक वीटो देती है कि वो ट्रस्ट करे इट्स प्रेफरेंसेस ऑन इट्स स्टेट्स। ये इनबैलेंस तो देखने को मिल रहा है, जैसे सिंपलेस्ट ऑफ इन मैनी एम्पिरिकल्स मेजर देखें वीएफआई का वर्टिकल्स इम्बैलेंस का, जो इक्वल्स 1 माइनस द रेशो आता है स्टेट ओन रेवेन्यू टू ओन एक्सपेंडिचर। अगर वीएफआई रेशो देखें तो 0 है, स्टेट्स के पास इनफ ओन रेवेन्यू है टू मीट देयर ओन एक्सपेंडिचर एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ इन फाइनेंस
ट्रांसफर्स, मतलब इतने ज़्यादा स्टेट्स के पास पैसे भी देखने को मिल जाएंगे कि वो अपना काम खुद भी कर सकता है। लेकिन फिर भी जीएसटी में उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। जीएसटी की ज़्यादा पावर किसके पास देखने को मिल रही है? यूनियन के पास देखने को मिल रही है। अब ये आर्टिकल भी हमने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली 12th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम एक कंट्री के साथ और इंडिया के रिलेशन जानेंगे, वो है इंडिया रशिया बिगन। इंडिया ने अभी क्या करा है और रशिया ने आपस में जॉइंट में क्या कर रहे हैं? इंडिया रशिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसकी? AK-203, मतलब AK-203 की 203 AK-203 एसोल्ट राइफल्स की यूपी के किसमें? अमेठी में। तो जॉइंट वेंचर देखने को मिला है इंडिया रशिया के बीच में। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रहा है, जिसने AK-203 की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। कलस्कनिकावो एसोल्ट राइफल है, ये कलस्कनिकावो एसोल्ट राइफल है एट कोरवा इन यूपी। ये कहाँ पर बनाई जा रही है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर मिथ्यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ रोसो बोरन एक्सपर्ट्स ने रशिया के बताया। अब हमने इशू तो देख लिया कि इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर कर रहे हैं किस चीज़ पर बनाने पे? जो AK-203 है। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ देखनी है, वो है इंडिया रशिया के रिलेशन। तो चलिए इनके रिलेशन थोड़े से देख लेते हैं। इंडिया रशिया के रिलेशन की बात करें तो इसे इंडो रशियन रिलेशन भी बोलते हैं। ये बायलैटरल रिलेशन है और ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रशिया फेडरेशन के बीच में होती हैं। जब कोल्ड वार हुआ था उसके दौरान इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को फॉर्म किया था, डिप्लोमेटिक यूनिटी को बढ़ाया था, और दोनों कंट्रीज़ के जो बॉर्डर हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के क्या हैं ट्रेड है, वो उसको स्टैंड किया था। मिलिट्री आइडियाज़ को शेयर किया था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छा रखा था। डिसोल्यूशन, जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ 1991 में, रशिया ने सेम क्लोज टाइज रखे इंडिया के साथ। इंटरनेशनल टर्म्स में देखें, बहुत नेशन ने एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करी है। रशिया और इंडिया दोनों म्यूचुअल एफिनिटी में आते हैं। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेडिशनली इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो बिल्ड हुई थी 5 मेजर कंपोनेंट पे, जैसे पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड टेररिज्म कोऑपरेशंस, एज वेल एज एडवांसमेंट भी देखने को मिला है। एक्सप्लोरेशंस ऑफ आउटर स्पेस ट्रेवल्स, मतलब स्पेस में भी अच्छे इनके रिलेशन देखने को मिले। 5 मेजर कंपोनेंट्स हाईलाइट करते हैं स्पीच जो फॉर्मल इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मथई ने दी थी रशिया के अंदर। आफ्टर द स्टार्ट, जब यूक्रेन वार हुआ, वार एंड बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इम्पोज हुए यूएस और यूएस के द्वारा किस पे? यूरोप पे एंड ऑन रशिया पे भी हुए। उसने स्टार्ट करा प्रोवाइड कराना क्या? कि ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर एट डिस्काउंट्स रेट टू इंडिया, इंक्रीजिंग जो इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिला है 2022 के अंदर, वो अनएक्सपेक्टेबली देखने को मिला है। इंडिया के पास रिफ्यूज्ड राइट है कि वो एक्सेप्ट करे प्राइस केप ऑन रशिया क्रूड इम्पोज बाय वेस्ट। हावेवर CIA डायरेक्टर विलियम जे बंस कहते हैं कि इंडियन PM नरेंद्र मोदी के जो रशिया को लेकर और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर वर्ड्स हैं, वो हेल्प करते हैं उनके न्यूक्लियर वार थ्रेट फ्रॉम द रशिया। और IRCG की बात करें तो इंडिया रशिया के रिलेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू 2014 BBC वर्ल्ड सर्विस पोल के हिसाब से 85% रशियंस व्यू इंडिया को लेकर पॉजिटिव है और ओनली 9% एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव व्यूज़। मतलब इतने अच्छे रिलेशन है। 85% रशिया को लेकर जो इंडिया के व्यू है वो पॉजिटिव है और 9% क्या है? नेगेटिव व्यू है। सिमिलरली 2017 के ओपिनियन पोल में बताया था मॉस्को बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल थिंक टैंक लेवेडा सेंटर ने रशिया में आइडेंटिफाई किया था इंडिया एक वन ऑफ द देयर टॉप 5 फ्रेंड्स है, विद अदर बीइंग बेलारूस है, फिर चाइना, फिर कजाकिस्तान और फिर सीरिया। और पोल्स में दिखाया था कि 60% पीपल सपोर्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को और रशिया यूक्रेन वॉर में भी, वाइल 50% एग्री करते हैं टू द सैंक्शन इम्पोज होने चाहिए अदर नेशंस और रशिया पर भी। अब इंडिया और रशिया के रिलेशन भी हमने इस आर्टिकल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज वर्ल्ड पेज पर भी एक आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 2022 में घटी है। इंडिया और इसको चाइना को ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि आपको मोस्ट पॉपुलस कंट्री देखने को मिल जाएगी इंडिया और चाइना। चाइना पहले पे आता है, इंडिया दूसरे पे आता है। तो इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन नेशन बन सकता है इस साल 2023 में। जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं चाइना में वो 9.56 मिलियन, ये मोर देन 10% ग्रोथ देखने को मिले अगर 2021 से देखें। मतलब
10% जो बर्थ रेट है वो कम देखने को मिला है अगर 2021 से देखें 2022 में। नंबर ऑफ डेथ्स जो ये चाइना में वो 10.41 मिलियन हुई है। ज़्यादातर इसमें किसका रीज़न है? कोविड-19 का। तो चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है 8,50,000 से 2022 में। ये फर्स्ट ऐसा फॉल देखने को मिला है इस नेशन वाइड फेमाइन में 1961 के बाद। एक लैंडिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का, जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बीजिंग में ट्यूसडे में कहा कि नेशनल पॉपुलेशन 1411 बिलियन एट द एंड ऑफ 2022, मतलब 141 करोड़ देखने को मिली है 2022 में। इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलस नेशन बन सकता है 2023 में, अकॉर्डिंग टू ए यूएन रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर। नंबर ऑफ बर्थ्स तो देखने को मिले हैं चाइना में 9.56 मिलियन देखने को मिले हैं, और मोर देन 10% ड्रॉप भी देखने को मिला है पॉपुलेशन में बात करें अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन चाइना के अंदर। भी आर्टिकल कल शायद एडिटोरियल पे भी आया, उसको हम डिटेल में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इंडिया चाइना के रिलेशन भी हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। इशू तो हमने जान लिया, क्योंकि क्या इशू ही हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है, फिर तो हम किस चीज़ को डिटेल में इसको कल भी डिस्कस कर लेंगे अगर ये एडिटोरियल में आएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।